नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं बात भारत की। अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का घोषणा भी करने वाला है। राजनीतिक दल चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। देश का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रखी है, तो दूसरी तरफ चेहरे पर कश्मकश देखने को मिल रही है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या विपक्ष चुनाव मैदान में उतरने से पहले किसी एक चेहरे पर सहमति बना पाएगा, या फिर विपक्ष बिना चेहरे के ही मोदी को चुनौती देने वाला है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक विपक्ष यह तय नहीं कर पाया है कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होने वाला है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी इस बात को खूब प्रचारित किया था कि विपक्ष के पास मोदी का कोई विकल्प नहीं, कोई तोड़ नहीं है। ऐसे ही 2 बार चुनाव जीते। आसपास में भी चर्चा होती है कि आम चुनाव में विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के लिए कौन ऐसा उम्मीदवार है जो मोदी की बराबरी कर सकता है या करता भी है। इसका कोई जवाब विपक्ष के पास अभी तक तो नहीं है। दरअसल विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अनेकों हैं। आपने देखा होगा, इंडिया अलायंस जब बना उसके बाद कितने चेहरे निकलकर सामने आए। दलों में क्षेत्रीय स्तर पर टकराव बहुत देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या बाकी अन्य राज्य हो, जिसके चलते विपक्ष चुनाव संसद के भीतर या सड़क पर सरकार के खिलाफ एकजुट नहीं दिखाई देता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का प्रयास किया, जिस नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की आवाज उठाई, वो भी आखिरकार आत्मसमर्पण कर एनडीए में शामिल हो गए, जिससे विपक्ष की नैया पूरी तरह से पानी में डूब गई है। हालांकि राहुल गांधी ने प्रयास जारी रखा है, लेकिन यह प्रयास भी कछुए की चाल चल रहा है। अब देखना होगा कि इस चुनाव के अखाड़े में रेस का घोड़ा इंडिया अलायंस में कौन बनेगा। विपक्ष मौन, चेहरा कौन? अब सीधे नजर एक ग्राफिक्स पर डालते हैं कि आखिर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कौन बड़े चेहरे। राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद, उसके अलावा अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम, उमर अब्दुल्ला, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ये कुछ बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। कौन होगा दावेदार? राहुल गांधी, सस्पेंस बना हुआ है, कोई इस पर तोड़ नहीं है। अखिलेश यादव सस्पेंस, अरविंद केजरीवाल पर भी सस्पेंस। हालांकि इसके अलावा भी बड़े सारे चेहरे, मल्लिकार्जुन खड़गे सस्पेंस, ममता बनर्जी सस्पेंस। कोई दावेदार अभी निकलकर सामने नहीं आया है। गठबंधन का समन्वयक कौन होगा? एनडीए के सामने जो चुनौतियां हैं, सीटों का बंटवारा, ये भी एक चुनौती है। हालांकि कुछ राज्यों में हो गई है। वैचारिक विरोधाभास, ये भी एक समस्या है। गठबंधन में आपसी मतभेद जो दिखने को मिले हैं और कुछ राज्यों में अभी भी है। आपसी तालमेल कई दिनों से नहीं हो पा रही थी, और यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए सामने खड़ी हो गई है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के नेता इस वक्त डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास पहले चलते हैं, उसके बाद हमारे अन्य गेस्ट भी जुड़ जाएंगे। डॉक्टर आशीष जी, पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। जी आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। डॉक्टर आशीष जी, सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि आप जब भी जुड़ते हैं तो आपके फेस पे काफी स्माइल रहती है, काफी हंसमुख इंसान हैं आप। इंडिया गठबंधन को लेकर आपके क्या विचार हैं? सवाल पूछ लिया। सबसे पहले तो खैर मैं आपको, आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से यानी डॉक्टर आशीष की तरफ से प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। ये जो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये एक विचारों की एकता नहीं, ये मजबूरी का एक सौदा है। क्योंकि ये एक ऐसी बिन दूल्हे की बारात है
जो मजबूती से नहीं मजबूरी से साथ जुड़े हुए हैं। इनकी ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है और ना ही कोई निर्णय शक्ति है। आप ये समझिएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ महत्वाकांक्षी दल तो मिल गए हैं, लेकिन इनके आपस में दिल नहीं मिले हैं। इनकी ना नजरें मिली हैं, ना नजरिया मिला है। और ये एक ऐसा विपक्ष है जिसके पास कोई पक्ष ही नहीं है। इसमें और क्लैरिटी से अगर आपके दर्शकों को समझाऊं तो आप ये समझे कि क्या होता है कि असल में मुद्दा क्या है, सबको जीतना है चुनाव। जीतने के लिए भाई साहब सबसे पहले जरूरी क्या है, आप कैंडिडेट उतारिए। कैंडिडेट उतारने से पहले जरूरी है सीट शेयरिंग कर लीजिए। तो जहां पे इंडी गठबंधन की बात आप कर रहे हैं तो इनका तो धरातल पे कुछ अभी है ही नहीं, सब कागजी बातें हैं। मैं जहां कहूं, वैसे तो मैं आपके कांग्रेस या एसपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, पर अभी वो जुड़े नहीं है। बिल्कुल जुड़ जाएंगे, थोड़ी देर कर लेंगे। तो आप ये समझिएगा, ये समझिए कि हम एनडीए में कहते हैं, बहुत क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि भैया बीजेपी 370 जीतेगा, एनडीए 400 जीतेगा। जरा आप अपने इन गठबंधन के प्रवक्ताओं से पूछिएगा कि क्या ये कोई नंबर बताने की हिम्मत दिखाएंगे, जिगरा दिखाएंगे, खाली मोदी पे और उसके परिवार पे ही कटाक्ष करेंगे? ये बताएंगे कि इंडी गठबंधन कितनी जीतेगा? लेकिन डॉक्टर आशीष जी विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर तो ये चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो 14 हो या चाहे वो 2019 हो, लेकिन पिछले 10 साल की जो कार्य रहा है आपकी सरकार में, जो आपने कार्य किए हैं, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, ये विपक्ष का कहना है। तो इस बार की जो तस्वीर है वो अलग होगी, बिना चेहरे के वो लड़ रहे हैं और तस्वीर भी साफ हो जाएगी, ये उनका कहना है। देखिए ऐसा है कि अब वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हर तरफ पीला ही दिखाई देता है और एक अंधे आदमी को कभी भी सूरज दिखाई नहीं देता है। इतना विकास होने के बाद अगर किसी को ये लगे कि इस देश में विकास नहीं हुआ है तो शायद उसको इस देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर भारतीय जानता है कि ये मोदी की गारंटी है कि मोदी के आने के बाद 11वीं से अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार हैं। जापान तीसरी अर्थव्यवस्था का लेवल ऑलरेडी खोल चुका है। हर भारतीय जानता है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना किसी के बस की बात नहीं थी। पहले की सरकारें तो फौजियों को सूचे देने और हथियार देने में भी नाकामयाब थी और वो लोग कहते थे पेड़ों पे पैसे नहीं उगते हैं, क्योंकि पैसे सारे करप्शन में जाते थे। 3 करोड़ पक्के घर बनाना, लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाई नहीं। इसके अलावा बेसिक मूलभूत सुविधाएं कि 12 करोड़ टॉयलेट, किसी प्रधानमंत्री की आज तक हिम्मत नहीं थी कि वो लाल किले की प्राचीर से खड़ा होकर टॉयलेट या स्वच्छता की बात करे। लेकिन 12 करोड़ टॉयलेट देने के साथ साथ अगर 12 करोड़ नलों में जल पहुंचाने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। 10 करोड़ एलपीजी सिलेंडर, 27 करोड़ मुद्रा लोन, 97,000 स्टार्टअप, 2 यूनिकॉर्न, ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास। लेकिन अगर किसी को लगता है, ठीक है डॉक्टर आशीष जी, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ जी भी जुड़ चुके हैं जी, और फैक्ट बताऊंगा। अमिताभ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनके पास जाना चाहूंगा। अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और दोबारा वो हमसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर आशीष जी के पास वापस जाना चाहूँगा। डॉक्टर आशीष जी, आज अभी विपक्ष में कोई आ नहीं पा रहा है, तकनीकी रूप से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से हम अनेक जो गेस्ट हैं, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो डॉक्टर आशीष जी, आप ही से ये समझना चाहूँगा कि क्या इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है आपसी तालमेल या आपसी जो मतभेद उनके बीच दिखाई दे रहे हैं, उनके भीतर जो हमने पिछले कई दिनों से देखे हैं, क्या यही बड़ी चुनौती है उनके पीछे, या प्रधानमंत्री मोदी अकेले भारी हैं इंडिया गठबंधन पर? शीतल जी चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग जो साथ में मिले थे तो ये समझ के और ये नारा दे के मिले थे कि हम साथ साथ हैं, पर अभी तो असली लड़ाई शुरू नहीं हुई और अभी से इनका हो गया हम आपके हैं कौन। अब देखिएगा ना,
कांग्रेस का ममता बनर्जी टीएमसी से रिश्ता देख लीजिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का मजबूरी का रिश्ता देख लीजिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हालत देख लीजिए। असल में कांग्रेस जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो विपक्षी दल इस समय घुटनों पे आया हुआ है। कभी वो ममता बनर्जी के आगे कटोरा लेके जाता है, कभी आम आदमी पार्टी के आगे जाता है, कभी अखिलेश यादव के आगे जाता है। क्योंकि दिक्कत सारी ये आ रही है कि कहीं ममता खेला करने को तैयार है, एकला चलो वे बोले तो, और कहीं बाकी लोग उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा तो बाय बाय यात्रा में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं बिहार की रैली पर भी बात करूंगा आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी, बिहार की रैली पर भी बात करूंगा जो महारैली हुई है, लेकिन ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगा। अभी विपक्ष भी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और चर्चा भी जारी रहेगी। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक करते हैं पैनलिस्ट का, क्योंकि देर से ही हमारे साथ और भी दो गेस्ट जुड़ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे अतुल लोंढे पाटिल जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अमिताभ ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि समय कम है और जल्दी जल्दी मैं आपसे अब आपकी टिप्पणियां लेना चाहूँगा। अतुल जी, थोड़ा लेट से आप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आज का जो हमारा विशेष ये जो कार्यक्रम है, जो विशेष हमारा टॉपिक है, वो इंडिया गठबंधन को लेकर है और चेहरे को लेकर है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन चेहरा होगा जो टक्कर दे पाएगा। नहीं, मेरा तो सबसे पहले सवाल ये है कि चुनाव भारत के है, भारत के लोकतंत्र के है या अमेरिका के लोकतंत्र के? क्योंकि अमेरिका का लोकतंत्र जो है वो राष्ट्रपति का लोकतंत्र है, और भारत का लोकतंत्र जो है, जो लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री होता है। एक व्यक्ति के पीछे अगर इस देश में जनता को खड़े करने की कोशिश की गई तो फिर 80-20 करने का मौका मिलता है, लोगों का विभाजन करने का मौका मिलता है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर। और फिर ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जिन मुद्दों को भावनात्मक दृष्टि से देश का विभाजन होते हुए हमने पिछले 10 साल में देखा है। क्या इस देश में मीडिया ने कभी चुनाव के समय पे बेरोजगारी, बेताशा बढ़ती हुई महंगाई, जिस तरह से महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है पूरे देश में बड़ी तादाद से बढ़ा है, उसके मुद्दे उठाते हुए देखा है चुनाव में? वो चेहरा क्या काम का जो 205 लाख करोड़ का कर्जा कर दे, तो मतलब साल में 55 लाख करोड़। अतुल जी, आपके कहने का मतलब है कि हमने जो विषय उठाया है वो गलत विषय है? मैंने ये नहीं कहा गलत विषय, मैंने ये कहा मीडिया अपना सीधा काम नहीं करता है। मीडिया ने जनता की चर्चा करनी चाहिए या मोदी जी या राहुल गांधी जी या किसी और नेता की चर्चा करनी चाहिए? उनकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आप पहले सवालों का जवाब तो दीजिए। आप पहले ये तो बताइए, आपका चेहरा कौन है, किसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये इंडिया गठबंधन में एक से एक लोग है जो प्रधानमंत्री का दायित्व निभा सकते हैं। कमी अगर किसी गठबंधन में है तो वो एनडीए में है। 38 लोगों का गठबंधन है, लेकिन एक ही आदमी जो है वो नेतृत्व दे सकता है। इस तरह की परिस्थिति है। मैं आपको बता दूं, इस देश का एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता था जिसका नाम औरंगजेब था। 1707 में उसका देहांत होने के बाद 1711 तक उसका एम्पायर खत्म हो चुका था। तो क्या मोदी जी और बड़ा क्रूर सम्राट था, ग्लैमराइज मत करो औरंगजेब को। तो वही बता रहा हूँ ना, मैं वही क्रूरता की कंपैरिजन कर रहा हूँ। आप ही लोगों ने लिखा था। अतुल जी, मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। अतुल जी, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि मीडिया ही बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाती है, मीडिया ही सारे मुद्दे उठाती है, और इसी मीडिया पर बैठकर आप भी अपनी बात को सामने रख रहे हैं। आप किसको समझा रहे हो? ये तो वो गठबंधन है। आप मीडिया को ना बताइएगा कि कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है। बिल्कुल बता सकता हूँ मैं केवल एक आप भी इसी मीडिया नहीं हो अतुल जी। मैं तो ये जरूर मुद्दा उठाऊंगा। आप भी तो इसी के जरिए आवाज रख रहे हैं। तो मुद्दा ये जरूर उठाऊंगा कि हम बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाते हैं, हम रोजगार का मुद्दा भी उठाते हैं, हम सारे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन आप तो ये तय नहीं करेंगे ना किस दिन हम क्या मुद्दा उठाएं। मैंने तय करने की बात नहीं की, मैंने ये बात की कि पत्रकारिता में। और जिस मीडिया पर आप बैठे हैं, अपनी आवाज रख रहे हैं, वो भी एक मीडिया है।
आपके पास भी एक प्लेटफॉर्म है, तभी आप अपनी आवाज रख पा रहे हैं। तो आप रखने नहीं दे रहे ना, आप तो कह रहे कि हम गलत है क्या? आप अमिताभ जी, हम सारे मुद्दे उठाते हैं, हमारे पास जो हालात हैं हम उस हालातों के हिसाब से मुद्दे उठाते हैं। एक बात जी, वो तो बीच में बोलने नहीं दे रहे, समय थोड़ा कम है क्योंकि अमिताभ जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। अतुल जी लौटूंगा आपके पास जवाब। हुए मुझे यही कहना है कि कोई भी तानाशाही और कोई भी क्रूर कर्मा इस देश में सत्ता जी चला नहीं पाया। लौटूंगा, अतुल जी लौटूंगा। इस देश की जनता का विवेक आप रुकिए डॉक्टर साहब रुकिए आप। डॉक्टर आशीष जी रुकिए, अमिताभ जी भी बने हुए हैं। अमिताभ जी, सबको लेके चलने वाला, संविधान को मानने वाला और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला ही नेता ठीक है। अमिताभ जी जल्दी से जानना चाहूंगा, विपक्ष जो किस स्थिति में है अभी, क्या विपक्ष के पास वो चेहरा है, वो नेतृत्व है, या फिर बौखला गया है जिस वजह से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं? अमिताभ जी देखिए, अभी आपने ना इनकी दुखती रग पर हाथ धर दिया है। दरअसल इन्होंने हमेशा जैसे राहुल गांधी को प्रेजेंट किया है और उसके पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे हमेशा चुनाव लड़े कि नहीं है। आज इनकी मुश्किल है कि विपक्ष के अन्य दल राहुल गांधी के नाम पर तैयार नहीं है। नहीं तो इन्होंने जो सारा समय गंवाया है, विपक्ष की एकता जो नहीं हो पाई है, उसका कारण खुद कांग्रेस है, क्योंकि राहुल को स्वीकार नहीं कर रहे थे और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि राहुल को आगे रखेंगे और हम लीड करना चाहते हैं। इसकी वजह से आज विपक्षी गठबंधन इतना बिखरा हुआ है। तो गलती तो इनकी ही है। ठीक है, इनके पास कोई चेहरा है नहीं। ठीक है डॉक्टर आशीष जी, जल्दी से अपना जवाब रखिएगा। डॉक्टर आशीष जी जल्दी से बात रखिएगा अपना। जी शीतल जी, मैं सिर्फ ये बता दूं कि देश की जनता ये देख रही है कि एक तरफ तो एनडीए है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। तैयारी की अगर मैं बात करूं तो हम ये कहते हैं कि हम 400 सीटें एनडीए में और 300 बीजेपी में लेके आएंगे। कांग्रेस या इंडी गठबंधन बता नहीं सकती वो कितनी सीटों का दावेदार है। हमने 195 की सीट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी कैंडिडेट। इन्होंने कितनों के डिक्लेयर किए जरा ये बता दें। हमने अपना होमवर्क कर रखा है कि उसमें से 151 हुए हैं जो जीते हुए हैं, 114 को हमने रिटेन कर लिया हुआ है। इसके अलावा जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमने 28 को वुमेन को, 27 को एसटी को, 18 को एसटी को, 57 को ओबीसी को और 47 को युवा को दिया। इन्होंने अभी तक क्या होमवर्क किया? इनका कुछ होमवर्क के नाम पे 0/0 है। इसके अलावा हम ये भी एनालिसिस कर चुके हैं कि ऐसे 95 सीट हैं जो पिछली 3 बारी से हम लगातार जीत रहे हैं। 173 पिछली 2 बारी से, 76 पिछली 1 बारी से। तो हमें पता है हमें कहाँ पे कैसा कैंडिडेट खड़ा करना है। इनकी क्या तैयारी है? 0/0। हमें ये भी पता है कि 1% मार्जिन से हम कितनी सीटें जीते थे, 2% से कितनी जीते थे, 1% से 27 सीट जीते थे, 2% से 48 जीते थे। हमें पता है हमें यहाँ दिग्गज नेता खड़ा करना है। इनकी तैयारी क्या है? 0/0। डॉक्टर आशीष जी बहुत कम समय है, अतुल जी से आखिरी कमेंट। मेरा जवाब लीजिए इस पर। जी अतुल जी बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो बात ऐसी है कि इन्होंने बड़ी तैयारियां दिखाई है, लेकिन इतनी तैयारियां, इतना सब कुछ है तो फिर दूसरे विपक्ष से लोगों को उठा कर क्यों ले जा रहे हैं? ये तो मैं भी बता सकता हूँ। हम 52 पे जीते थे, हम नहीं ले जा रहे, लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, छोड़कर चले जा रहे हैं। देखिए, बीच में नहीं बोला मैंने बीच में बोला नहीं है, वो बीच में बोला नहीं है। ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके नेताओं को लेकर जा रहे हैं। इतनी तैयारी है। आपने इलेक्शन कमीशन का, अरे अपने घर का, अपने सामान का, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा कर दिया है। हम लोग देखो आपके नेताओं को 150 के अंदर अपना घर नहीं संभाल और देखते रहिएगा। हमारा सब घर संभाला हुआ है। हमारा ईडी इनकम टैक्स मेरे हाथ में 7 दिन दे दो, हमारे पास कांग्रेस का। डॉक्टर आशीष जी 2 मिनट रुके आप। ईडी इनकम टैक्स सीबीआई अतुल लोंढे पाटिल के हाथ में तो 7 दिन के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों भाजपा नाम देखो, आप कितने बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ईडी इनकम टैक्स सीबीआई 7 दिन के लिए अतुल लोंढे पाटिल के हाथ में दो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों कांग्रेस में दिखाई देंगे और ये कहते होंगे कि हमें टिकट मत दो, हमें संभाल लो। अतुल जी आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ के। क्या आरोप लगा रहा हूं मैं? ये ईडी पर आरोप है, ये एजेंसीज पर आरोप है। आप कह रही कि आप मेरे अंडर ये सारी एजेंसीज कर दीजिएगा। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ के। आरोप नहीं, मैं वास्तविकता है। मैं आपको, अरे ये बॉल खराब प्रूफ के साथ बताता हूँ क्या है। इन्होंने मसूर राय का आरोप किए थे, उसके ऊपर इंक्वायरी की, हारने वाला। इन्होंने अजीत पवार पर आरोप किए थे, उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी। ठीक है मेरे पास समय कम है, माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है। अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास समय देने के लिए। समय बेशक कम था, लेकिन जिस तरह से चर्चा हुई है, एक तरफ से कांग्रेस या फिर पूरा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बौखलाहट में नजर आता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उसी अंदाज में 2014, 2019
और 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में क्या उलटफेर होगा या फिर तस्वीर उसी तरह की निकलकर सामने आएगी जैसे पिछले 2 चुनाव में निकलकर सामने आई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।